हेलो दोस्तों, मैं शशांक। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शशांक मिश्रा एजुकेशन सेंटर पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर से यहां पे आए और आज हम फिर कुछ नया सीखेंगे, पहले की तरह हमेशा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मैं कोई बिना भी बेकार की बात किए हुए आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, हो सकता है कि मेरा वीडियो शायद मैं जो कहता हूँ कि 15 से 20 मिनट का रहेगा, कभी कभी संभावना है कि ये शायद 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए। बट मेरा मोटिव सिर्फ एक होता है कि आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज देना, किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज देना। देखिए स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, कि जब तक किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी, हम ऊपरी तौर पे पढ़कर कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो भी ज़रूरी है, बोर्ड के लिए या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको पूरी नॉलेज के साथ हर एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊँगा, अगर आपने नेशनलिज्म का जो पहला वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, तब जाके ये दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैंने डिस्कस क्या किया था, मैंने बताया था कि नेशन स्टेट्स कैसे इमर्जेंस किए थे, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, और एक छोटा सा टॉपिक था वो था नेपोलियनिक कोड। ठीक है, तो आज हम कुछ उसके आगे का पढ़ने वाले हैं, जो भी अच्छा है, बढ़िया है। इसमें और भी सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो वहाँ पर शुरुआत हुई थी किसकी, नेशनलिज्म की, यूरोप में। अब यहाँ से नेशनलिज्म आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ा सुनिए। सबसे पहले मैं आपको एक तरह से ओवरव्यू देता हूँ। हुआ क्या, कुछ राष्ट्र मिलके वहाँ पे पहले एक छोटे से किंगडम हुआ करते थे। आज की तरह से तो फ्री नेशंस नहीं हुआ करते थे, जैसे आज नेशन स्टेट होता है तो हर कंट्री के अपनी सिस्टम रहते हैं, बट उस टाइम नहीं। वहाँ उस टाइम हर कंट्री दूसरे पे एनेक्सेशन करती थी, दूसरे पे झगड़ा करके उनसे बस हरा के युद्ध में और अपना विस्तार करती थी। ठीक है, तो उसी तरीके से अब लोगों की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, वो सिंगल लाइफ जी रहे थे। आज किसी और कोई और राजा के हैं, कल कोई और, कल परसों कोई और, तो कोई लाइफ नहीं थी उनकी। बट उसके बाद क्या हुआ, लोगों में एक तरह से एक स्पेशल चीज़ जागी जो नेशनलिज्म के रूप में उठा, कि लोगों को लगा भाई नहीं, हमारा कंट्री, हमारा कुछ होना चाहिए, हमारी मदरलैंड कुछ होनी चाहिए। तो लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, तो यूरोप से ही ये नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हम यही सब कुछ इसमें पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को और भी सीखेंगे, इस टॉपिक को और भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक का ही, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इफ़ वी लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, अगर हम 18th सेंचुरी के मैप को कभी देखें भी, वी विल फाइंड दैट देयर आर नो नेशन स्टेट्स लाइक टुडे। जैसे आजकल नेशन स्टेट्स हैं, तो उस टाइम नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, छोटे मोटे किंगडम्स वगैरह हुआ करते थे। अब आप सोचो कि ये नेशन स्टेट क्या है, बार बार सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये नेशन स्टेट होता क्या है। जो नेशन स्टेट होते हैं, इसका मतलब है कि कोई कंट्री जिसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हो, सिमिलर कल्चर के लोग हों वहाँ पर। ठीक है, जो अपनी हिस्ट्री या फिर इंडिक कैरेक्टर शेयर करते हो एक दूसरे से। और यह भी कह सकते हैं आप कि इसके पास खुद के चॉइसिक गवर्नमेंट हो, लोगों में यूनिटी हो, स्ट्रेंथ हो और कोऑपरेशन हो एक दूसरे की। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक नेशन स्टेट बनाती है, जैसा कि अभी है, बट पहले तो ऐसा नहीं था। तो इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, अगर यूरोप की बातें करें तो वी विल फाइंड दैट देयर इज नो नेशन स्टेट लाइक टुडे। आज की जैसा कोई नेशन स्टेट नहीं था। नाउ व्हाट वी नो एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डिक्चीज एंड कैंटन्स, वर रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। अब ये जो बड़े बड़े देश हैं ना, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये लोग डिवाइडेड थे, किस में बटे हुए थे। आज मतलब ये अलग अलग इनका नेशन स्टेट है, तो आज हम जान रहे हैं ये जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इतना एरिया, और इतना एरिया इटली है। बट उस टाइम ये किंगडम में बटे हुए थे। किंगडम आपको पता ही है, किंगडम क्या होता है, थोड़े छोटे मोटे साम्राज्य में। उसके बाद फिर ये लोग ड्यूकीज़ में बटे हुए थे। अब ये ड्यूकी क्या होता है, ठीक है, अब ये स्पेशली तो यूरोप में इस्तेमाल हुआ ये वर्ड। ठीक है, ड्यूकी जो था ये एक टेरिटरी होता है या फिर डोमेन कहते हैं, इसको रूल करता था कौन, किसी ड्यूक या ड्यूचेस के द्वारा। ठीक है ना, ये हाई रैंकिंग के नोबल मैन होते थे वहाँ के जो ड्यूकेस थे। और ये हायरार्की में अगर बात करूँ तो किंग या क्वीन के बाद यूरोप में सेकंड पोजीशन पे होते थे। ठीक है, जैसे किंगडम में कोई किंग या क्वीन है तो उसके नीचे ये लोग आते थे।
उसके बाद क्या है कैंटन, तो कैंटन वो आपने सुना होगा परगना या प्रांत, एक छोटा सा प्लेस उसके नीचे का। तो इस टाइप में वो बटे हुए थे। दे डिड नॉट शेयर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नेशन स्टेट शेयर करते हैं बट ये लोग शेयर नहीं करते थे कोई भी कॉमन कल्चर। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और अलग अलग ग्रुप में भी बटे थे और बिलोंग भी करते थे। द हैसबर्ग एम्पायर, इसका ये बस एग्जाम्पल है सब चीज़ों का कि हैसबर्ग जो एम्पायर था विच रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वाज द पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। तो जो हैसबर्ग एम्पायर था, जिसे हम हैसबर्ग मोनार्की के रूप में भी जानते हैं, और ये ऑस्ट्रिया और हंगरी के आसपास के एरिया में पूरा इसने रीजन और पीपल के ऊपर राज किया था। अब ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, जो हैब्सबर्ग एम्पायर, ये बस एक अम्ब्रेला टर्म है, ये यूज़ हुआ है इतिहासकारों के द्वारा। तो इसको कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो अलग अलग लैंड्स हैं, किंगडम्स हैं, उसके लिए एक तरह से ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ओके, और उस टाइम इसकी कैपिटल हुआ करती थी वियना, जो 2 बार चेंज हुई, उसके बाद प्रॉग बना। मतलब उस टाइम की मैं बता रहा हूँ, उस टाइम जब अपने समय में ये हैब्सबर्ग एम्पायर था। ओके, द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन डेडिकेशन टू द एम्परर। सिर्फ एक चीज़ था जो इन लोगों को बांधा रखा था कि इनके लिए सिर्फ कोई भी हमारा एम्परर हो, कोई भी राजा हो, हमारी उसी के लिए डेडिकेशन होगी। तो इनका सिंपल सी वही काम था, यही इन लोगों को बांधे था। बाकी ना इनके पास कल्चर था, ना कुछ सिस्टम था अपनी तरह, न समाज था, ना लोगों में प्रेम भाव था जैसा आज के तौर पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उनमें। Even though there are many differences, several factors led to the rise of nation state। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे फैक्टर्स और चीज़ें इकट्ठा हुए तब जाके नेशन स्टेट्स बनना शुरू हुआ। एमंग दे, अब कुछ क्या क्या कारण थे हम उसके बारे में जानते हैं कि नेशन स्टेट्स कैसे फॉर्म हुआ, वो क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नेशन स्टेट फॉर्म हुआ होगा। द राइज ऑफ मिडिल क्लास की वजह से। सेकेंड क्या है, द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, मतलब लोग उदारवादी होना शुरू हुए। तो इस आइडियोलॉजी की वजह से भी क्या हुआ कि नेशन स्टेट बिल्डअप शुरू होने लगा, लोगों में नेशनलिज्म बढ़ने लगा। द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड ट्रीटी ऑफ वियना, जो कंजर्वेटिज्म है मतलब अनुदारवादी चीज़ें जो है ऐसी नीति ही थे, इस वजह से वो लोग कहीं ना कहीं नेशन स्टेट के बारे में सोचने लगे। उसके बाद एक और हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना। जो ट्रीटी ऑफ वियना है इसके बारे में मैं एकदम लास्ट में आपसे बात करूंगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, तो ये जो रिवोल्यूशनरी थे क्रांतिकारी। अब आपको पता है कि इंडिया पे भी ब्रिटिशर्स ने राज किया था, तो कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी की वजह से ही तो हमें आज़ादी मिली। तो इसलिए भी नेशन स्टेट्स क्या हुआ, इमर्ज होना शुरू हुए थे। नाउ द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब ये जो अरिस्टोक्रेसी है मतलब जो उच्च वर्ग थे और जो नया मिडिल क्लास था, अब इनकी क्या आपस में बनती थी और ये कैसे सिस्टम बनाकर ये लोग आगे डेवलप किए थे और एक नया आप कह सकते हो नेशन स्टेट की तरफ या फिर नेशनलिज्म की तरफ भी आगे बढ़े थे। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास इन द कॉन्टिनेंट। तो उस कॉन्टिनेंट में एक तरह से अलग ही इनका क्लास हुआ करता था। किसका? अरिस्टोक्रेसी का, ऊंचे लोगों का। सोशली भी अलग और पॉलिटिकली भी इनका अलग था। दे ओन्ड स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी बोथ इन द कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस। तो इनके पास जो उच्च वर्ग के थे, ऑब्वियसली इनके पास पैसा अच्छा होगा, तो ये क्या करते थे, इनके पास ज़मीनें अच्छी थी, कहाँ के, कंट्री साइड में भी था और मेन टाउन्स में भी थे। और ये बोलते कौन कौन सी भाषा थे? दे स्पोक फ्रेंच एंड देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। तो ये आपस में ही शादी कर लेते थे, तो ये लोग फ्रेंच बोलते थे। दिस एरिस्टोक्रेट क्लास वाज न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप, और ये बहुत बल्क में नहीं थे, बहुत छोटे ग्रुप में थे, बहुत कम लोग थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर पीजेंट्स, और जो मैक्सिमम लोग थे वो कौन थे? वो पीजेंट्स थे, छोटे मोटे किसान थे जिनके पास खुद की बहुत ज़्यादा भूमि नहीं थी। इन द वेस्ट, और मैं अगर पश्चिम की तरफ बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द लैंड वाज ओन्ड टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। तो जो मैक्सिमम ज़मीनें थी वो किसके पास थी? कुछ टीनेंट्स पे थे कि लोगों के पास थी, टीनेंट्स जो होते हैं, और जो स्मॉल ओनर्स थे, बहुत जो छोटे टीनेंट्स वो होते थे जैसे किसी दूसरे की खेत को लेके वो खेती करते थे, उनके पास खुद के बड़े खेत नहीं होते थे, वो थे। उसके बाद स्मॉल ओनर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी बहुत कम की भूमि होती थी।
बट इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, लेकिन अगर इस ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करूं तो इनके पास वर वास्ट स्टेटस एंड लैंड वाज कल्टिवेटेड बाय द सर्फ। तो इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, संपत्ति हुआ करती थी, और जो ज़मीनें थी, जो लैंड थी इनकी, वो कल्टिवेटेड होती थी किसके द्वारा? बाय सर्फ्स। ठीक है ना। अब ये सर्फ कौन है? सर्फ का मतलब वो मत समझिएगा जो डिटर्जेंट से हम कपड़ा धोते हैं ना। इनकी लैंड्स कल्टिवेटेड होती थी बाय सर्फ, मतलब वो गुलाम, स्पेशल गुलाम जो सिर्फ कृषि कार्य करते थे, मतलब जो खेती का काम करते थे और कोई नहीं काम। जो नॉर्मली जो आपने सुना होगा, लास्ट के क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था सर्फडोम, ठीक है, तो वो इनसे ही रिलेटेड है। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूरोप देयर वाज एन इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। अब उसके बाद वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट के यूरोप में कौन लोग आए जो थोड़ा सा बहुत बिजनेस करना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत काम धंधा आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे लोग इमर्ज हुए। हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द फॉर द मार्केट, जो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट की वजह से भी उनकी एग्जिस्टेंस थी, वो इसीलिए फले फूले भी। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू सोशल ग्रुप्स, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एंड कम्युनिटी। तो उस टाइम बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशंस, बिजनेसमैन, नॉलेजेबल पर्सन, इस तरह से के लोग हुआ नहीं करते थे। बट क्या हुआ, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ, और ये लोग इमर्ज किए अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की वजह से। ठीक है। इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलरिटी। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके बीच थोड़े से एजुकेटेड और उसके बाद लिबरल मिडिल क्लास भी थे, तो उस वजह से इनके बहुत सारी पॉपुलरिटी मिली, और ये लोग उसके बाद आगे बढ़ते गए अपने नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म की ओर। अब आगे बात करते हैं, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो जो लिबरल नेशनलिज्म है, इसका क्या मतलब होता है? आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म क्या था? उदारवादी की नीति थी। तो जो नेशनल यूनिटी की बात थी, आप खुद समझिए कि जो नेशनल यूनिटी की बात कभी अकेले तो हो नहीं सकती, और ना ही मैं किसी का बुरा चाहूँ तो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारा लिबरल होना भी तो बहुत ज़रूरी है। हम जब लिबरल होंगे तभी तो हम नेशनलिज्म की या फिर सिंगल कंट्री की या फिर नेशन स्टेट की बातें कर पाएंगे। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो जो न्यू मिडिल क्लास था उनके लिए ये सब क्या था? एक इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक तरह से नियम कानून बने, उसके सामने सभी कोई समान है। कोई भी आप कुलीन वर्ग नहीं हो, अरिस्टोक्रेट नहीं हो, ना ही आप कोई निम्न वर्ग के हो। थ्रू आउट द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी देयर वर द मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो वहाँ पर अब क्या हुआ, धीरे धीरे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की एक मूवमेंट, एक तरह से लोगों में एक लहर जगी कि हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, हमें भी वोटिंग अधिकार चाहिए, हमें भी यहाँ पे हर चीज़ें समान रूप से चाहिए। दैट इज़ यूनिवर्सल सफरेज और द राइट टू वोट। मतलब क्या था कि लोगों को राइट टू वोट चाहिए था। तो जब राइट टू वोट चाहिए तो हम सभी एक समान बराबर हैं, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई एरिस्टोक्रेट नहीं, कोई मिडिल नहीं, उस मामले में सभी एक समान थे। इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग पर्सन। तो पहले ये किसको मिलता था? ये सिर्फ उसको मिलता था फ्रांस में जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो उस कंट्री में पैसे वाला था, प्रॉपर्टी वाला था। मैन विदाउट प्रॉपर्टीज एंड वुमेन वर एक्सक्लूज फ्रॉम द राइट्स। ठीक है। तो जो ऐसे लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, और औरतें, इन लोगों को क्या था, इन लोगों को मिलना ही नहीं था, इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलना था। ठीक है। तो अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं ध्यान से, तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ कि आप पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाना कि कौन से ऐसा कंट्री है जो लेटेस्ट है, उसने अभी कुछ साल पहले ही वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिया है। ठीक है। तो जरूर ये आपका बहुत नॉलेज बढ़ाएगा। इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट स्टैंड एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिकली बात किया जाए तो लिबरलाइजेशन था, वो फ्रीडम ऑफ मार्केट स्टैंड एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट। तो मूवमेंट को कहीं ना कहीं एक तरह से उसने भी अफेक्ट किया था, किसके? नेशनलिज्म के।
अब बात करते हैं अपना एक स्पेशल टॉपिक जो था, जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 में के जो बाद जो कंजर्वेटिज्म था उसकी बात, ये जो कंजर्वेटिज्म है मतलब रूढ़िवादी, कोई एक रूल बन गया उसी पे सभी कोई फॉलो करते हैं। अब ये 1815 क्यों फेमस क्यों है, क्योंकि 1815 फेमस इसलिए है कि यहीं पर कुछ कंट्रीज, 4-5 कंट्रीज मिलके वाटरलू के मैदान में, वाटरलू के युद्ध में किसको, नेपोलियन को हराए थे। तो उसके बाद इन्होंने अपना अलग अलग सिस्टम जो था, फ्रांस के लिए बहुत सारे सिस्टम खड़े कर दिए थे कि वो बहुत ज़्यादा इमर्ज नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। अब क्या क्या था इसके ट्रीटी थी वियना की, वो हम अब सीखेंगे, हम अब जानेंगे। द बर्बन डायनेस्टी, सबसे पहला लाइन यही आता है, द बर्बन डायनेस्टी। अभी डायनेस्टी क्या थी, ये स्पेन की डायनेस्टी थी जिसमें क्या था, चार्ल्स सेकेंड थे, एक राजा थे जो कि लास्ट हैब्सबर्ग मोनार्क था, उनके मरने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो एक छोटा सा डायनेस्टी था विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। ये पावर में फिर से आ गई, ठीक है, इसको शक्तियाँ फिर से मिल गई। फिर क्या, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जितनी भी सारी टेरिटरीज पे कब्जा कर रखा था, जीता था जिनको, ठीक है, उसको फ्रांस के द्वारा, मतलब नेपोलियन ही नहीं रहा तो फिर वो चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, तो वो भी चीज़ें जो है फ्रांस से छूट गई। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent its expansion in future। इनको लगा कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो, इस मतलब दूसरी जो कंट्रीज थी, जर्मनी थी, स्विट्जरलैंड थी, इन सब कंट्रीज़ को लगा, स्पेन थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस आगे फिर अपना सर उठाए और वो अपनी विस्तारवादी नीति फिर शुरू करे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इसके आसपास एक फ्री नेशन स्टेट की स्थापना कर दी जाए ताकि फ्रांस कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। तो फ्री नेशन स्टेट इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी एक्सपेंशन फ्यूचर में ना हो सके। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वाज एडेड टू द पिडोमोंट इन द साउथ। तो फिर 2-3 किंगडम से वहाँ पे सेटअप किया गया, जैसे बेल्जियम है, फिर क्या है, फिर जेनोवा है, ठीक है, जो नॉर्थ में था। उसके बाद पिडोमेंट किया गया था साउथ में, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रूशिया was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control northern Italy। तो जो प्रूशिया था उसको इम्पोर्टेंस मिल गया, तो नए जो न्यू टेरिटरीज का था ऑन इसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स में। उसके बाद जो ऑस्ट्रिया राज्य था, ठीक है ना, जो ऑस्ट्रिया था उसको मिला नॉर्दर्न इटली का पूरा कंट्रोल, जो नॉर्दर्न इटली के आसपास का था। German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched। तो कुछ 39 स्टेट्स जो नेपोलियन के द्वारा सेटअप किए गए थे वो सब छोड़ दिए गए। इन द ईस्ट, और ईस्ट में क्या हुआ, रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वाज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, ठीक है ना। तो सैक्सोनी का कुछ पार्ट पर्शिया को मिला और पोलैंड का पार्ट किसको मिला, रशिया को मिला, ठीक है। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना भी खत्म हुआ। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ थोड़ा बहुत समय देते रहिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को, पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू।